नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 में आज खबरों की शुरुआत उस परेशानी से जो आज 13 दिन बाद भी सुलझ नहीं पा रही। नोटबंदी के 13वें दिन भी बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस हैं, तो कैश से एटीएम्स बिल्कुल खाली हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक खबर तो 2 मौतों से आ रही है। दिल्ली में एक बीमार शख्स बैंक के बाहर लाइन में खड़ा रहा, तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल ले जाते वक्त बुजुर्ग को बचाया नहीं जा सका। देवरिया में भी एक बुजुर्ग की बैंक के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हुए मौत हो गई। भगदड़ ऐसी मची कि बुजुर्ग को बचाया नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बंदूकधारियों ने बैंक पर धावा बोलकर नई करेंसी लूट ली। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में बैंक लूटा गया। लूटपाट में नई करेंसी पर हाथ साफ किया गया। यूपी के शहरों से भी बैंकों में करेंसी की लूट की खबरें पहले आ चुकी हैं। एक और खबर नोटबंदी पर ही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 500 और 1000 के नोट बदलने को लेकर भीड़ इस कदर बेकाबू हुई कि सारे सुरक्षा के इंतजाम धरे के धरे रह गए। गुस्साई भीड़ ने बैंक में तोड़फोड़ कर दी। बैंक्स की ये कोशिश होती है कि एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों को बैंक में दाखिल होने दिया जाए। तो दिल्ली में नोटबंदी से एक शख्स की मौत की खबर आ रही। लाइन में तबीयत बिगड़ गई इनकी और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त इनकी मौत हुई है। लाइन में खड़े हुए थे, 49 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई। लाइन में खड़े होने से पहले से बीमार थे। कैसे तबीयत खराब हुई इस बारे में हालांकि अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बैंक्स में दाखिल होने 20-20 लोगों को दिया जा रहा है। भीड़ एकदम से अंदर आ गई और उसके बाद ये तोड़फोड़ दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक बैंक में लोगों ने की। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने बैंक्स की लाइन में लगे लोगों से उनकी तकलीफों को जानने की कोशिश की है। बैंकों के बाहर कतार में लगे लोगों के सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूट रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके के बाहरी सर्कल में ये पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है, जिसमें बाहर खड़े जो तमाम लोग हैं उनका जब सब्र टूटा तो ये जो कांच का जो दरवाजा था, यहाँ पे आप नीचे से एक बार अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे वो कांच का दरवाजा था जिसे उग्र भीड़ ने जो है वो तोड़ दिया है। फिलहाल उस दरवाजे को ऐसा हटा लिया गया है, कांच साफ कर दिया गया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और ये इस तरीके का ही ये गेट था पूरा। इसमें अभी भी निशान जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ के बाद की ये तस्वीरें हैं। और सुबह से जब यहाँ पे तमाम लोग आए थे, काफी लंबी लाइन यहाँ पे लग गई थी। उसके बाद ही यहाँ पे जो है अचानक से दोपहर बाद उग्र भीड़ जो होती है वो यहाँ पे तोड़फोड़ कर देती है। कैसे हुआ था ये बताना जरा, क्या हुआ था? सर, मैं उधर गेट पे मेरी ड्यूटी लगाई गई थी तो मेरे को बोला था कि पहले लेडीज़ को अंदर भेजा जाए। तो लेडीज़ के बाद मैंने बैंक होल्डर भेजे। थोड़े इधर वाली पब्लिक ने गेट खोल के बिल्कुल इसमें हमारा सिलेंडर में जब उसी सब फूट गया। किसी को चोट तो नहीं आई? चोट नहीं आई सर, बच गया। चोट नहीं आई। नोटबंदी के बाद नकदी की तलाश करने वालों की लाइन आज भी पहले की तरह लंबी दिखी। दिल्ली के तमाम हिस्सों में बैंक्स और एटीएम्स के बाहर पैसे निकालने को लेकर मारामारी भी देखी गई। 3 बजे से लग रहा हूँ मैं लाइन में। सुबह 3 बजे से लाइन में लगा हूँ। 7:30 बजे आए थे। जो लोग परेशान हाल है, किसी के पास पैसा नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, भूखे हैं सर। ये नोटबंदी के 13वें दिन की तस्वीरें हैं। एक नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नकदी की आस लगाए बैठे लोगों की कतारें छोटी होने का नाम नहीं ले रही। दरियागंज में आज सुबह नोट के लिए कैसी मारामारी रही, इसकी मिसाल देखिए। मतलब महिलाओं से बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर चादर बिठाकर महिलाएं जो है वो बैठी हुई हैं। पैसा है नहीं, बच्चे भूखे, सारे एक पैसे को बैठे में 4 बजे से बैठे हैं, रात के 4 बजे आ रहे हैं, पैसा नहीं मिलने लगा रहा है। पुरानी दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं थी। नकदी की भी वही जद्दोजहद यहाँ भी जारी दिखी। इस वक्त हम चांदनी चौक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर मौजूद है। यहाँ पर आप ये कतार देख सकते हैं, जिनका ये अकाउंट है यहाँ पर पहले से ही मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर पिछले कई घंटों से तैयार कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अब ये कतार जरूर दिखा दें। यहाँ पे तमाम लोग देख सकते हैं आप। बैंकों के बाहर कतार में लगे लोगों के सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूट रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके के बाहरी सर्कल में ये पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है, जिसमें बाहर खड़े जो तमाम लोग हैं उनका जब सब्र टूटा तो ये जो कांच का जो दरवाजा था, यहाँ पे आप नीचे से एक बार अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे वो कांच का दरवाजा था जिसे उग्र भीड़ ने जो है वो तोड़ दिया।
केंद्र सरकार ने किसानों की मुश्किलों को देखते हुए खेतों के लिए पुरानी करेंसी के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। शर्त बस यही है कि किसानों को बीज खरीदने के दौरान पहचान पत्र दिखाना होगा। रिजर्व बैंक ने होम, कार और कृषि लोन के भुगतान की अवधि भी 2 महीने बढ़ा दी है। ऐसा नकदी संकट को देखते हुए किया गया है। चिराग गोठी और पंकज जैन के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। नोटबंदी का आज 13वां दिन है। संसद में आज भी नोटबंदी का मुद्दा ही छाया रहा। विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा और सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। नोटबंदी पर संसद के भीतर विपक्ष का मोर्चा आज भी जारी रहा। दोनों सदनों में पीएम मोदी के बयान की मांग पर विरोधी आवाज उठाते रहे। राहुल गांधी ने तीखा तंज किया। फैसले से पहले कैबिनेट के सहयोगियों को अंधेरे में रखने का आरोप फिर से दोहरा दिया। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आने की क्या जरूरत है? आजकल प्रधानमंत्री तो दूसरे लेवल पे हैं। वो ना अपने मंत्रियों से पूछते हैं, ना किसी से बात करते हैं। जो उनको जी में आता है वो कर देते हैं। सदन के बाहर तृणमूल कांग्रेस की मुखरता आज भी दिखी। टीएमसी के सांसद परिसर में विरोध के सुर बुलंद करते रहे। एक दिन पहले मोदी ने ममता बनर्जी पर इशारों में जोरदार चोट की थी, तो आज दीदी जवाब में दहाड़ती दिखी। जो 86% करेंसी जो इफेक्ट हुआ है, अभी एवरीडे सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग सम रोल बैक। हम ये चाहते थे कि एक दिन करके नहीं करके इसको एक प्लान ऑफ एक्शन करो। हमारा ऐसा कोई ईगो का लड़ाई तो नहीं है। सबको रुपया दे दिया है, कैसे देगा? रुपया मिलेगा बाजार में तो अपना देने से भी नहीं मिलेगा। आई हैव माई ओन मनी बट आई एम नॉट अलाउड टू विथड्रॉ। मोदी जनता के बीच पुख्ता तरीके से सवाल उठा रहे हैं। ममता, मायावती कांग्रेस से पूछ रहे हैं, जब काला धन जमा नहीं कर रखा है तो सरकार की कार्रवाई से डर कैसा? योग गुरु बाबा रामदेव को लगता है कि जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं उनकी हरकत राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। बाबा रामदेव ने कालेधन के खिलाफ मुहिम में सरकार को 100% नंबर दिए। मोदी की जमकर तारीफ की। आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्रहित में निर्णय लिया, उसका विरोध करना हम राष्ट्रद्रोह जैसा मानते हैं। क्योंकि जो राष्ट्रहित के मुद्दे का विरोध करता है, इसका मतलब वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है। तो बहुत सी राजनीतिक पार्टियां और व्यक्ति जो इस राष्ट्रहित के मुद्दे पर विरोध करके राष्ट्रद्रोह जैसा कृत्य कर रही है, उनके लिए भी यह एक सबक है कि भाई हर बात में राजनीति मत करो। राष्ट्र मुहिम के हर कार्य को हिंदू धर्म, आचार्य महासभा, सारे हमारे अखाड़े और देश का सारा संत समाज उसमें साथ में, क्योंकि साधु संत के लिए सन्यास धर्म से पहले भी राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र बचेगा तो हमारा सन्यास धर्म बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी। और मनुस्मृति में तो कहा है, सर्वेषां हि शौचानाम अर्थ शौचम परम शुचि। सब प्रकार की शुचिताओं में आर्थिक शुचिता को हमारे धर्म में सर्वोपरि माना है। नकली करेंसी, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता डिमोनेटाइज के अलावा। और नकली करेंसी के माध्यम से सबसे ज्यादा इस देश का नुकसान कर रहा था पाकिस्तान, और देश में बेखौफ घूम रहे थे आतंकवादी, तो उनकी फंडिंग वो नकली करेंसी से हो रही थी। 100 रुपए का नोट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब एक आतंकवादी जहां AK-47 लेकर के आता है, एक बैग के अंदर 5 करोड़ रुपए भर के ले आता है। अब यदि 100 रुपए का नोट यदि पाकिस्तान से छप करके नकली भी आएगा तो बस में भर के लाना पड़ेगा, ट्रेन में भर के लाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह हुई है कि नोटबंदी के माध्यम से आतंकवाद और नक्सलवाद की फंडिंग बंद होगी, नकली करेंसी खत्म हो गई। एक फैसले आतंकवादियों और नक्सलवादियों की फंडिंग बंद हो गई। आतंकवाद के दंश में आजादी के बाद यदि सबसे बड़ी देश की जनहानि हुई है, करीब 1 लाख लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए हैं। ये आतंकवाद और नक्सलवाद के ऊपर
सबसे बड़ा प्रहार हुआ है, सबसे बड़ी चोट हुई है इस जो है नोटबंदी के काम से। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे की आज भी दिल भर और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। अस्पतालों में भर्ती मुसाफिरों की आप बीती दिल दहला देने वाली है। किसी मां ने अपना बेटा खो दिया है तो किसी पिता ने अपनी बेटी। कई यात्री अब भी लापता हैं, जिन्हें रिश्तेदार बेसब्री से तलाश कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ ठीक हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। अपनी नजरों के सामने इस मां ने अपने इकलौते बेटे को दम तोड़ते देखा। कितनी लाचार और कितनी बदकिस्मत समझ रही होगी अपने आप को, जब पहलू में बेटे की सांस उखड़ती रही और मां बुत बनी सब कुछ देखती रही। हाँ, इकलौता बेटा था मेरा, अब नहीं रहा। उसको गांव ले गए, आज उसका क्रियाक्रम है और हम माँ बाप होकर यहाँ लाचार पड़े। हम कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चे के लिए। इस अस्पताल के हर कोने से आपको हादसे की हाहाकारी कहानियां सुनाई देंगी और उस भारतीय रेलवे के नाम एक अपील भी, जिस पर हादसे में मारे गए 145 लोगों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। सरकार से यही कहूंगी, गाड़ी बारीकी से हर स्टेशन चेक किया जाए, ताकि नेक्स्ट ऐसा हादसा ना हो कि कोई अपनी बहन, बेटी, माँ, बाप किसी को भी खोने का कानपुर में आज भी हादसे में गुम हो चुके लोगों की तलाश जारी रही। जो चले गए उनके अपनों ने इसे बदकिस्मती समझकर छाती पर पत्थर रख लिया। लेकिन उनका क्या, जिनकी न तो मौत की पुष्टि हो पा रही है और न ही घर वालों से मुलाकात। अपने बहन, जीजा, भाई, भांजे को ढूंढ रही हूँ। 3 लोग हैं परिवार जी, परिवार के। आपकी उनसे आखिरी बातचीत कब हुई थी? वही पुखराया में आखिरी बात हुई थी, जब वो ट्रेन में बैठ चुके थे तब। लोग मोबाइल की तस्वीरें दिखाकर परिजनों को तलाश रहे हैं। आप किनको ढूंढ रहे हैं? सर, मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा हूँ। सर, क्या नाम है इनका? सर, पूजा पांडे। ये इनकी सिस्टर है। और एक चीज जानना चाहेंगे, ये कहाँ से निकली थी? सर, ये लोग भोपाल से निकले थे। फोटो सर, दिखाएं इसका। हाँ? भोपाल से निकले थे सर, मुगलसराय आना थे। और एक चीज और बताइए, कौन कौन था इनके साथ? सर, जीजा जी थे और उनके 2 बच्चे थे। कितनी मुश्किल होगी ये चुनौती, लेकिन जिनके अपने लापता हैं वो तलाश में मुर्दाघर का चक्कर लगा रहे हैं। क्या कौन थे आपके परिवार में? कज़न है और अभिनव कुमार भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे 4th ईयर में, और परसों रात में 2 बजे तक उनकी बातचीत हुई है अपनी बहन से। उसके बाद से कोई पता नहीं। ये हादसा सालों तक सैकड़ों परिवारों को जख्म देता रहेगा। सियासत बदलेगी, सत्ता बदलेगी, लेकिन इनके दिलों में दर्ज ये तस्वीरें शायद कभी नहीं मिट पाएंगी। S1 बोगी जो कि सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, उसके कुछ खुशकिस्मत कहें या क्या कहें, जिनके अपने नहीं बचे, उन सर्वाइवर्स के साथ। निशान चतुर्वेदी, आज तक। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार के लिए आज का दिन यादगार रहा। आगरा लखनऊ के बीच 13,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हुआ। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारकर अखिलेश ने एक्सप्रेसवे की अहमियत भी दिखा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि समारोह के दौरान समाजवादी कुनबा भी एकजुट दिखाई दिया। ये वो उड़ान है जो घरेलू झगड़े में फंसी समाजवादी पार्टी की उम्मीदों को भी नई ऊंचाई दे सकती है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों को उतारकर अखिलेश यादव ने साबित कर दिया कि अब ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। एक्सप्रेसवे पर पहले एक के बाद एक 3 मिराज विमान उतारे, फिर गड़गड़ाती आवाज में 2 सुखोई विमानों ने टच डाउन किया। इसके बाद फिर 3 सुखोई विमानों के फ्लाई पास्ट ने इस नजारे को अद्भुत बना दिया। यह अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लिहाजा उसके उद्घाटन समारोह को मेगा शो बनाने में यूपी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तमाम मंत्री, नेता और अफसरों का मजमा लगा था। मुलायम जानते हैं ये एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी को चुनाव में बड़ी ताकत दे सकता है।
पहले कुछ ज्यादा महीने थे, लेकिन लगातार नेताजी ने महीने कम किए और नेताजी ने कहा कि हमें 22 महीने में ये सड़क बना करके दिखा दो। मैं कह सकता हूं कि 23 महीने में सड़क बन करके तैयार हो गई है। और अब बात सीमा पर जारी सीज फायर उल्लंघन की। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में बीएसएफ का हमारा एक जवान शहीद हो गया है। जवान राय सिंह रजौरी में तैनात थे। उन्होंने दुश्मनों के हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहादत हासिल की। हरियाणा के रोहतक में जवान के घर मातम है। राय सिंह का बड़ा भाई भी बीएसएफ की नौकरी से रिटायर हुए हैं। शहीद जवान के 3 बच्चे भी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। अब से कुछ ही पलों में हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे 3 क्रिकेट एक्सपर्ट्स सौरव गांगुली, अजहरुद्दीन, मदन लाल जी के साथ होंगे और चर्चा करेंगे कि क्या इस जीत के साथ इंग्लैंड पर सीरीज जीत भी हमारी। देखते रहिए आज तक।